हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। और हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है, नहीं इस लेसन का लास्ट टॉपिक है, जो 5th लेसन है उसका हम लास्ट टॉपिक आज स्टडी करने वाले हैं। और उसके अंदर हम पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा एवं विद्युत शक्ति। विद्युत ऊर्जा एवं विद्युत शक्ति का अध्ययन करने वाले। इससे पहले जो हमारा वीडियो आया था उसके अंदर मैंने सेलों का संयोजन पढ़ा, उसमें हमने सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा और सेलों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। एग्जाम में श्रेणी क्रम या समांतर क्रम संयोजन में से कोई सा भी एक पूछ लिया जाता है, इसलिए उनको आप अच्छे से स्टडी करें। और जैसे जैसे वीडियो आपको हम सेंड कर रहे हैं रेगुलर आप उनको वॉच करें और उनको लर्न करें, तभी हमारे द्वारा जो वीडियो आपको पोस्ट किए जा रहे हैं उनका सही मायने में उपयोग हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो आप उनका भरपूर फायदा उठाइए, क्योंकि इस समय आपके पास समय बहुत है। आप आराम से उनको अच्छा रिवाइज भी कर सकते हो, उनको अच्छा समझ भी सकते हो और उनको अच्छे से लिख भी सकते हैं। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस जारी रखें और जो भी क्वेरीज हैं वो हमें बताएं, हम आपका सॉल्यूशन जरूर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पर। नए जोश में जुनून के साथ लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम 12th फिजिक्स को बड़े ही अच्छी तरीके से आपको बताने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। तो विद्युत ऊर्जा क्या होती है इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम देखते हैं इस प्रकार का एक सर्किट बनाते हैं। इसके अंदर हमने सेल लगा दिया और इस सेल को हमने बाहर लेकर प्रतिरोध R से कनेक्ट कर दिया। प्रतिरोध R इस सेल का प्लस सिरा है, इस सेल का माइनस सिरा है और इसके अंदर I करंट फ्लो होता है। I करंट फ्लो हो रहा है इस प्रतिरोध तार में से। तो हमने क्या देखा कि सेल क्या करता है कि जो आवेश होता है उन आवेश को परिपथ में घुमाने का कार्य करता है, और इसको परिपथ में घुमाने पर जो कार्य किया जाएगा यानी जो ऊर्जा दी जाएगी वो सेल का क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। आपको याद रखना है सेल का विद्युत वाहक बल, सेल की टर्मिनल वोल्टेज। इस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, अच्छे से उसको अच्छे से समझिए। उनका डिफरेंस भी मैंने बताया कि क्या क्या डिफरेंस होता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इस सेल के द्वारा, इस परिपथ के द्वारा अगर जो करंट I फ्लो हो रहा है, करंट I का मतलब हुआ इसके अंदर संपूर्ण परिपथ के अंदर आवेश का फ्लो हो रहा है, और आवेश का फ्लो कौन करवा रहा है, सेल करवा रहा है। तो जब सेल आवेश को यहां से यहां तक भेजेगा तो सेल द्वारा क्या दी जाएगी, ऊर्जा दी जाएगी, सेल द्वारा एनर्जी दी जाएगी, सेल द्वारा कार्य किया जाएगा। वो किया गया कार्य क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। कि एक निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में सेल द्वारा विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के लिए किया गया कार्य अथवा दी गई ऊर्जा क्या कहलाएगी, सेल का या परिपथ की क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा सदैव किसके द्वारा दी जाती है, सेल द्वारा दी जाती है। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए, विद्युत ऊर्जा की परिभाषा क्या है। किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में किसी विद्युत सेल द्वारा, किसी निश्चित समय में किसी विद्युत सेल द्वारा विद्युत परिपथ में, सेल द्वारा विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के लिए, धारा प्रवाह के लिए किया गया कार्य अथवा सेल द्वारा दी गई ऊर्जा परिपथ की
विद्युत ऊर्जा कहलाती है, परिपथ की विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ओके, तो ये होगी कि आपने ये जो सर्किट बनाया है इसके अंदर ये सेल है, ये आपने सेल है, ये सेल लगा दिया और बाहरी परिपथ में प्रतिरोध R जोड़ दिया, तो ये सेल क्या करेगा, आवेश को फ्लो करवाएगा और आवेश का फ्लो का मतलब इसमें करंट फ्लो होगा। तो किसी निश्चित समय तक इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उस करंट फ्लो के लिए इस सेल द्वारा कुछ कार्य करना पड़ रहा है, इस सेल द्वारा कुछ ऊर्जा दी जाती है, वह ऊर्जा इस परिपथ की क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ओके, तो परिभाषा हमें लिखती है कि किसी निश्चित समय में किसी विद्युत सेल द्वारा विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के लिए किया गया कार्य अथवा सेल द्वारा दी गई ऊर्जा परिपथ की विद्युत ऊर्जा कहलाती है। देख लीजिए इसके अंदर आगे माना कि समय t में सेल द्वारा समय t में माना कि समय t में सेल द्वारा प्रतिरोध R में से प्रवाहित धारा I है, प्रवाहित धारा I है। तो अगर I धारा प्रवाहित हो रही है तो देखिए क्या होगा, माना कि समय t समय में सेल द्वारा प्रतिरोध R में से प्रवाहित धारा I है, तो प्रवाहित आवेश कितना होगा, तो प्रवाहित आवेश की मात्रा कितनी, ये आवेश फ्लो करने इसका I बराबर क्या आएगा, तो Q बराबर क्या आएगा, धारा इंटू समय, तो Q बराबर I इंटू Q बराबर I इंटू T होगा। कि इसके अंदर कितना होगा, अगर I धारा इस सेल द्वारा जो I धारा वो 30 मिनट के लिए दी जाती है, I धारा 30 मिनट के लिए दी जाती है, तो इसका मतलब 30 मिनट में ये सेल कितने आवेश फ्लो करवा दिए, इस परिपथ में कितना आवेश फ्लो हो गया, कितना होगा, I बराबर Q इंटू T होगी। ठीक है, अब देखिए यदि प्रतिरोध R के सिरों के मध्य विभवांतर V है, तो अगर प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर V है तो कार्य की परिभाषा क्या होती है, V की परिभाषा क्या होती है, V बराबर W/Q, एकांक आवेश को वहां से वहां तक पहुंचाने में किया गया कार्य, यानी दोनों जो टर्मिनल है उनके मध्य विभव का अंतर, तो वो देखिए क्या आता है, परिभाषा से हमारे पास क्या आता है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके पश्चात हम आगे इसके अंदर लिखते हैं, ऊपर वाला मिटा रहा हूं इसकी परिभाषा को, जिसको आपने लिख लिया होगा। तो इसके अंदर फ्लो आवेश कितना फ्लो कर गया, Q इंटू T, इसके अंदर आवेश फ्लो कर गया, और R के सिरों पर विभवांतर V है, तो विभवांतर V है, तो देखिए V बराबर होता है W/Q, V बराबर W/Q, या W बराबर Q इंटू W बराबर Q इंटू V। समीकरण 1 से V का मान रख दीजिए, Q का मान रख दीजिए। देखिए समीकरण 1 से W इक्वल्स टू कितना आएगा, Q का मान I इंटू T, तो V I, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर
अब आगे और देखें, परंतु V बराबर और भी होता है, परंतु V बराबर I इंटू R, अतः W बराबर कार्यनीय ऊर्जा कितना आएगा, V की वैल्यू में, तो I स्क्वायर R T, I स्क्वायर R, ये भी विद्युत ऊर्जा, ये भी विद्युत ऊर्जा का सूत्र है, ये भी विद्युत ऊर्जा का सूत्र है। तो हमारे पास विद्युत ऊर्जा का कितने सूत्र प्राप्त हो रहा है, ये भी हो रहा है। या दूसरा और देखें, W बराबर क्या हो सकता है, I की जगह पुट करें तो V अपॉन R, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर R, जो कि I बराबर V अपॉन R, I बराबर V अपॉन R, या W इक्वल्स टू क्या आएगा, एक R से R कट गए, एक R से R कट गए, यही या W इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, इसे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। तो ये हमारे पास किसके आ रहे हैं, समीकरण 3, समीकरण 4, समीकरण 5 किसके, विद्युत ऊर्जा का, कि यदि किसी परिपथ में I धारा T समय तक फ्लो हो रही है, I धारा T समय तक फ्लो हो रही है, तो सेल द्वारा किया गया कार्य अथवा सेल द्वारा दी गई ऊर्जा इस फॉर्मूले के द्वारा VI T का मान मालूम है, I का मान मालूम है, और V सेलों की मध्य मालूम है, या IRT या V स्क्वायर अपॉन RT, इसकी सहायता से हम याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं V इक्वल्स टू, अतः W इक्वल्स टू, यहाँ लिखिए W इक्वल्स टू VIT इक्वल्स टू I स्क्वायर RT इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। ये सारे इसके, ये हमें याद रहने चाहिए, ये सारे विद्युत ऊर्जा के सूत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, VIT दिया हुआ, ये वाला फॉर्मूला, IRT दिया हुआ, ये वाला फॉर्मूला, और VRT दिया हुआ, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस हिसाब से विद्युत ऊर्जा को हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका ऐसा ही मामला है कि वेरी इंपॉर्टेंट है, विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा, ऊर्जा है, ऊर्जा मात्रा क्या होगा, जूल, विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होगा, जूल, ऊर्जा है, इससे ऊर्जा का मात्रा क्या होगा, जूल होगा। सेल द्वारा परिपथ को दी गई ऊर्जा है जिसके कारण से उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो वो ऊर्जा, इस ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रा क्या होगा, जूल होगा। अन्य महत्वपूर्ण मात्रा किसका, अन्य महत्वपूर्ण मात्रा विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक जो मात्रा है, व्यावसायिक मात्रा, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा पता है, वो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनियन, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनियन, ये व्यावसायिक मात्रा होता है, BO, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनियन, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनियन, या जिसको क्या कर सकते हैं, विद्युत यूनिट, सामान्यतः हम यूनिट। घरों में जो हमारा खर्चा आता है, घरों में बिजली का जो खर्चा आ रहा है, जो बिल आता है, वो यूनिट के आधार पर लिया जाता है। किसके आधार पर लिया जाता है, यूनिट, इसको विद्युत यूनिट बोलते हैं, जनरली भाषा में क्या बोलते हैं इसको, यूनिट। तो उसका जो खर्चा आ रहा है, तो वो क्या आ रहा है, हम ऊर्जा ही खपत कर रहे हैं, वो शक्ति का मात्रक निर्धारक नहीं, शक्ति का मात्रक नहीं है। कभी आप समझ जाए कि यूनिट है, वो शक्ति का मात्रक नहीं, ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। और ऊर्जा का ऐसे मात्रक जैसे जूल होता है, लेकिन हमारे घरों में जो खर्चा हो रहा है उसको जो निर्धारित किया जाता है वो किससे किया जाता है, यूनिट से निर्धारित होता है। तो वो ऊर्जा की खपत को बताता है कि आपने कितनी ऊर्जा का उपयोग कर लिया है, उसके हिसाब से आपका पैसा लगेगा। ठीक है, देखिए आगे इसके अंदर हम और समझते हैं कि 1 यूनिट का मतलब क्या होगा। 1 यूनिट का मतलब क्या है,
1 यूनिट, क्योंकि जो ग्राम में खर्चा आ रहा है इसमें आ रहा है यूनिट में, तो 1 यूनिट बराबर कितना होता है, किलोवाट होता है, किलो 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा है। इसका मतलब हुआ 1 किलो वाट इंटू 1 घंटा, 1 किलो वाट गुणा 1 घंटा, और इसको लिखेंगे तो किलो का मतलब 1000 और घंटे का मतलब लिखेंगे तो 60 इंटू 60 सेकेंड। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 60 इंटू 60 सेकंड होते हैं, करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया 6636, यानी 36 इंटू, ये ऐसे कर दीजिए 1 2 3 2 5 वाट इंटू सेकंड, वाट इंटू सेकंड होता है। और वाट इंटू सेकंड क्या होता है, जूल होता है इसका, वाट इंटू सेकंड क्या होता है, जूल। तो ये कितना हो गया जूल, ये इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। इसको आप चेक कर सकते हैं। तो 1 यूनिट बराबर, ये इसको लिख सकते हैं 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, ये हमें अच्छे से आना चाहिए। वैसे आपको आ भी रहा है कि 1 यूनिट यानी कि हमारी 1 यूनिट का मतलब 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अगर आपने इतनी ऊर्जा उपयोग में ले ली है उसको हम 1 यूनिट कहते हैं, और उसके हिसाब से बिजली का खर्चा आता है, बिल जो हमारा आता है वो यूनिट के हिसाब से लगता है। यूनिट का पैसा 8 रुपए है या 7 रुपए है, 8.5 रुपए जो भी है वो इसका लगता है, इस यूनिट का लगता है। तो आप इसको लिख लीजिए। तो विद्युत ऊर्जा की स्टडी की, विद्युत ऊर्जा परिपथ के अंदर जो सेल है वो विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए निश्चित समय में जो ऊर्जा उसने दी है, जो कार्य किया है, वो उसका विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ओके, तो यहां से हमारे पास एक क्लियर हो गया। वाट इंटू सेकंड क्या होता है, जूल होता है। मिटा दे इसको, लिख लिया होगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं आज, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हमें पढ़ना है। दूसरा आगे देखिए, जूल के, इसी में जूल के नियम से, जूल के नियम से कार्य ऊर्जा को ऊष्मा, जूल के नियम से कार्य या ऊर्जा को ऊष्मा तथा ऊष्मा को कार्य में बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। और जूल का नियम क्या आता है, J इक्वल्स टू WH। जूल का नियम है J इक्वल्स टू WH या ऊष्मा। जूल ने क्या बताया कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित हो रही है, जब किसी तार में, जूल का नियम है कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके कारण से, जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके कारण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। थोड़ा सा इसको मैं क्या, इसको ऐसे नहीं करते, थोड़ा सा जूल के नियम से, जूल का नियम थोड़ा सा अलग होने दिखा लिख देता हूं, बता देता हूं आपको। जूल का तो देखिए, जूल के नियम से, जूल के नियम से जूल ने क्या बताया कि यदि किसी चालक तार में I धारा T समय तक प्रवाहित हो रही है और उस चालक तार का प्रतिरोध R है, तो जैसे जैसे धारा प्रवाहित होगी चालक तार गर्म हो जाएगा, यानी ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ऊष्मा कितनी होगी, ऊष्मा कितनी होगी उसको हम डिफाइन करेंगे। तो जूल के नियम से चालक तार में
उत्पन्न ऊष्मा। जूल के नियम से चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा, चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा क्या होता है? जे इक्वल्स टू, उत्पन्न ऊष्मा जे इक्वल्स टू होता है डब्ल्यू, या का कार्य डब्ल्यू इक्वल्स टू जे एच, यानी किया गया कार्य को ऊष्मा में परिवर्तित किया जाता है। जूल के नियम से चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा अथवा किए गए कार्य, उत्पन्न ऊष्मा का किया गया कार्य को ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है, जूल के नियम से चालक तार में जो उत्पन्न ऊष्मा हो रही है, ये जो किया गया कार्य उसको ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है, ऊष्मा को कार्य नहीं। तो W किया गया कार्य और एच उत्पन्न ऊष्मा, W बराबर जे एच, या ऊष्मा एच इक्वल्स टू क्या आएगा? W अपॉन जे, या W बराबर क्या था हमारे पास? ये सारी चीज ऊपर हमने लिखा था, W बराबर हमने अलग अलग फॉर्मूले निकाला था, उसमें निकाला था, क्या निकाला था? V I T अपॉन J, या I स्क्वायर R T अपॉन J, या V स्क्वायर R T अपॉन J। ठीक, क्योंकि W बराबर यही होता है। W बराबर हमारे पास क्या था? I अपॉन T था, V I T था, I स्क्वायर R T था, V स्क्वायर T अपॉन R, ये चीज थी। और ये किसमें आएगा? कैलोरी में। किसमें आएगा? कैलोरी। ऊष्मा किसमें एनर्जी रहती है? कैलोरी में, जहां J ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है, जहां J ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है, जिसे रूपांतरण नियंत्रांक कहते हैं। ये रूपांतरण नियंत्रांक कहते हैं, रूपांतरण नियंत्रांक ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है, यानी ऊष्मा को कार्य में और कार्य को ऊष्मा में बदलना है। ऊष्मा को कार्य में, कार्य को ऊष्मा में बदलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जे फैक्टर काम में लेना पड़ेगा। जे क्या है? ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, जिसे रूपांतरण नियंत्रांक कहते हैं। ये रूपांतरण नियंत्रांक कहलाता है, जिसका मान होता है जे का 4.2 जूल पर कैलोरी। 4.2 जूल पर कैलोरी इसका मान होता है। तो यदि कार्य को ऊष्मा में बदलना है, कार्य को ऊष्मा में बदलना है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊष्मा को कैलोरी में बदलना है, जे का भाग लगा। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से W में J का भाग लगा देंगे, तो ऊष्मा आएगी, किसमें आएगी? कैलोरी में आएगी। किसमें आ जाएगी? कैलोरी में आ जाएगी। और गुणा कर देंगे इसको, ऊष्मा को अगर J से गुणा कर देंगे तो हमारे पास जूल में आएगा। जूल इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल में, और इसको कार्य को जूल से डिवाइड करेंगे, J से डिवाइड करेंगे तो कैलोरी में एनर्जी हमारी आएगी। तो इसके माध्यम से हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये हमारी विद्युत ऊर्जा की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विद्युत शक्ति, उसको और हम स्टडी कर लेते हैं, और फिर हमारा आज का लेसन 5 है वो कंप्लीट हो जाएगा, और फिर इसके हम न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चन है उनके ऊपर आएंगे। तो लेसन को आप थोड़ा अच्छा रिवाइज कर लें, ताकि न्यूमेरिकल करते समय हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। सारे जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो फॉर्मूले आए हुए हैं, उन फॉर्मूलेज को आप अच्छे से समझिए, उनको अच्छे से करें। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति क्या होगा? इलेक्ट्रिक पावर।
इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर है, इसमें क्या होगा, ये सेल जुड़ा हुआ है, ये बाह्य परिपथ, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट के प्रवाह जो दर है कार्य करने की, इस सेल के द्वारा जो विद्युत प्रवाह हो रही है उसके कार्य करने की जो दर होगी, उसके कार्य करने की दर होगी, उसका पावर कहलाएगा कि ये सेल कितना फास्टली कार्य कर रहा है, उस काम को कितना फास्टली करेगा। जितना अधिक फास्टली करेगा हम कह सकते हैं कि उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होगी, उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होगी। तो अलग अलग सेल, क्योंकि हम कुछ 12 बैटरी सेल लेके, जिसका विद्युत प्रवाह 12 वोल्ट है, किसी का 2 वोल्ट है, किसी का 3 वोल्ट है, किसी का 4 वोल्ट है, तो इन सब का पावर अलग अलग होगा, पावर अलग अलग होगा, क्योंकि यूनिट समय में इनके कार्य करने की जो दर होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। कोई फास्टली करेगा, कोई स्लोली करेगा। जो फास्टली करेगा उसकी शक्ति अधिक होगी, जो स्लोली करेगा उसकी शक्ति क्या होगी, कम होगी। ओके, तो शक्ति का परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा लिख लीजिए, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत द्वारा विद्युत स्रोत द्वारा विद्युत प्रवाह के लिए, विद्युत स्रोत द्वारा विद्युत प्रवाह के लिए किया गया, विद्युत स्रोत द्वारा विद्युत प्रवाह के लिए किए गए कार्य की दर, किए गए कार्य की दर, किए गए कार्य की दर एकांक समय में क्षय होने वाली ऊर्जा का मान, किए गए कार्य की दर अथवा एकांक समय में क्षय होने वाली, एकांक समय में क्षय होने वाली विद्युत ऊर्जा की दर, विद्युत ऊर्जा की दर, विद्युत शक्ति कहलाती है। विद्युत ऊर्जा की दर विद्युत शक्ति लाती है, विद्युत ऊर्जा की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। अर्थात विद्युत शक्ति बराबर क्या होगा, विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा की परिभाषा हम पहले पढ़ चुके हैं, विद्युत ऊर्जा बटा समय, तो P बराबर W अपॉन T, P बराबर W अपॉन T आ जाएगा। क्या बिल्कुल शुरू करें कि जो परिपथ है, इस परिपथ के अंदर जो सेल विद्युत प्रवाह फ्लो करवा रहा है, तो यूनिट समय में वो कितना प्रवाह कराएगा, यूनिट समय में वो कितनी प्रवाह कराएगा, यूनिट समय में उसके द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, ये यूनिट समय में उसके द्वारा कितनी ऊर्जा दी जाएगी, वो क्या कहलाएगी, उसकी विद्युत शक्ति कहलाएगी। या दूसरे शब्दों में कहें कि एकांक समय में क्षय होने वाली विद्युत ऊर्जा की दर, यानी यूनिट समय में कितनी ऊर्जा उसके द्वारा दी जा रही है, क्षय का मतलब कितनी ऊर्जा उसके द्वारा दी जा रही है, वो उसका कहलाएगा। तो W बराबर क्या है, परंतु W बराबर क्या होता है हमारे पास, VIT, W बराबर VIT, तो P बराबर क्या आ जाएगा, P बराबर VIT लिखेंगे तो VIT अपॉन T, तो T से T कट गया, यानी कि P बराबर VI, P बराबर VI, या P बराबर एक होता I स्क्वायर RT अपॉन T, तो कट गया, तो बिलोंग्स टू P इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R, I स्क्वायर इंटू R। ये भी आता है, इसको नोट कर लें, ये एक हो गया, दिस इज द समीकरण 2 हो गए, दिस इज द 3 हो गया, और एक और आएगा, चूंकि यहाँ लिखते हैं, चूंकि W इक्वल्स टू I स्क्वायर RT दिख रहा है, ठीक है, इसको मिटा दें।
एक और होता है W P इक्वल्स क्या होगा V स्क्वायर R T अपॉन T। तो P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन R, P स्क्वायर अपॉन R। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। क्योंकि W इक्वल्स टू क्या है V स्क्वायर R T, ये भी होता है। तो हमारे पास ये कितने आ गए, कितने फॉर्मूले आए जिस शक्ति आता है, सारे फॉर्मूले आता शक्ति, ये विद्युत शक्ति अतः विद्युत शक्ति P इक्वल्स टू W अपॉन T इक्वल्स टू VI इक्वल्स टू I स्क्वायर R इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन R। ये सारे फॉर्मूले जो हमें याद रखना। जिस प्रकार से विद्युत ऊर्जा के इतने फॉर्मूले थे उसी प्रकार से शक्ति के भी उतने फॉर्मूले, क्योंकि विद्युत ऊर्जा को समय से डिवाइड कर दो, विद्युत ऊर्जा को समय से डिवाइड कर दो क्या आएगा पावर आ जाएगा, कि वो कार्य कितना फास्टली हुआ वो कार्य आपका आ जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे विद्युत शक्ति कहेंगे। कि कोई सोर्स है, इलेक्ट्रिक सोर्स लगा है, वो किसी कार्य को कितना फास्टली कर पाता है, इसका ऐसा ही मात्रा, ऐसा ही शक्ति है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, ये शक्ति है ऐसा ही मात्रक की बात करेंगे तो शक्ति P इक्वल्स टू हो गया W अपॉन T। W होता है जूल, जूल बटा सेकेंड, और जूल बटा सेकेंड क्या होता है वाट, जिसको हम W से डिवाइड करते हैं। तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया वाट। तो ऐसे मात्रक कितना हो गया, शक्ति का ऐसे मात्रक क्या हो गया वाट। ठीक, वाट बहुत बड़ा मात्रक है तो मेगावाट या किलोवाट में हम यूज करते हैं। छोटा मात्रक है तो मेगावाट या किलोवाट में यूज करते हैं। तो शक्ति का ये मात्रक हो गया मेगावाट या किलोवाट। और अन्य मात्रक भी है शक्ति का, अन्य मात्रक होता है अश्व शक्ति। कौन सा होता है अश्व शक्ति। आप जो मोटर यूज भी लेते हैं घरों में, जो पानी वाली मोटर होता है उसको आप देखना, उस पर लिखा होता है HP, तो वो क्या होता है हॉर्स पावर। HP यानी अश्व शक्ति, किसका मात्रक है शक्ति का है। और 1 HP बराबर 746 वाट, यानी एक अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट बात पूछा जो गया है एग्जाम के हिसाब से। तो एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है, यानी कि पहले घोड़े काफी ताकतवर होते थे, काफी स्ट्रॉन्ग होते थे, तो उनके बेस के ऊपर, उनके एनर्जी के आधार पर, उनकी पावर के आधार पर ही इसको डिफाइन किया गया है। तो शक्ति का मात्रक वाट है, लेकिन विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है किलोवाट घंटा। है किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, ना कि शक्ति का। और हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है वो विद्युत ऊर्जा की खपत के आधार पर आता है कि आपने कितनी विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया है, यूनिट, और यूनिट का पैसा लगता है। ओके, तो आज हमने विद्युत ऊर्जा एवं विद्युत शक्ति के बारे में स्टडी किया है कि क्या है। ओके, कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि हमें, कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि हमें चीजें समझ में आ जाए। और आज का हमारा ये कंप्लीट होता है। कल से हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, तो सभी पूरे लेसन को अच्छे से समझ के आइए। उसके जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो आपको याद आने चाहिए, ताकि न्यूमेरिकल करते समय हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सके, कोई दिक्कत नहीं हो सके। तो एग्जाम्पल नंबर देखते हैं 5 पॉइंट, एग्जाम्पल नंबर है 5.15। इसमें दिया हम देखते हैं कि एक 220 वाट का 100 वोल्ट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है। दिया हुआ डायरेक्ट लिख दिया हुआ, लिख देता हूं। एक 220 वोल्ट तथा 100 वाट के बल्ब को, ये बल्ब को 110 वाट के स्रोत से जोड़ दिया जाए, स्रोत से जोड़ दिया जाए।
जोड़ दिया जाए तो बल्ब द्वारा वे शक्ति, बल्ब द्वारा वे शक्ति का मान ध्यान देना कि एक बल्ब है, आप मार्केट में जो लेके आते हो बल्ब पर लिखा होगा 220 वोल्ट और 220 वोल्ट और 100 वाट जरूर लिखा, जो भी बल्ब होता है उस पर वोल्ट एंड वाट जरूर लिखा होता है। इसका मतलब इसके द्वारा कितना पावर होगा 100 वाट का, और ये 220 वोल्ट तक ही यूज कर पाएंगे, उससे ज्यादा करेंगे तो ये उससे जल जाएगा, क्योंकि उसकी क्षमता से बाहर हो जाएगा। अब यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाता है, यानी ये है, लेकिन 220 वोल्ट तक ये सहन कर सकता है। कितने से जोड़ा गया, पावर सप्लाई जहां से आ रही है कितने वोल्ट की आ रही है, 110 वोल्ट की आ रही है। तो बल्ब द्वारा कितनी शक्ति खर्च होगी, बल्ब द्वारा कितनी शक्ति खर्च होगी। तो देखिए क्या है सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। आपको V दिया हुआ है बल्ब का, ये बल्ब का, एंड P बराबर दिया हुआ है। अब ये देखिए बल्ब 220 वोल्ट तक की वर्क कर सकता है, उसके ऊपर ये वर्क नहीं करेगा, और उसमें उसका पावर कितना होगा 100 वोल्ट होगा। अब यहां से हम इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका प्रतिरोध कितना होगा। बल्ब का प्रतिरोध निकालोगे, बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब का प्रतिरोध R, और बल्ब का प्रतिरोध किससे निकालेंगे, P और V से निकालेंगे, P और V से, जो कि हम जानते हैं P बराबर हमारे पास तीन फॉर्मूले, एक आता है V I, या एक आएगा I स्क्वायर R, एक आएगा V स्क्वायर अपॉन R। ये हमें याद रखना है, P बराबर V I होता है, P बराबर I स्क्वायर R होता है, और P बराबर V स्क्वायर अपॉन R है। तो हमारे पास क्या है, P V और R, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। तो यहां से निकालेंगे R बराबर क्या आएगा, V स्क्वायर अपॉन P, R बराबर V स्क्वायर अपॉन P, या R बराबर V कितना है 220 गुना 220 अपॉन P कितना इसका 100 गया, 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 484 ओम, ये बल्ब का आ गया, अब देखिए इसके द्वारा अगर इसका प्रतिरोध इतना है, और इसके अंदर हम 110 वोल्ट अप्लाई करते हैं, प्रतिरोध इतना है और 110 वोल्ट अप्लाई करेंगे, तो ये कितनी शक्ति खर्च होगी, इसके द्वारा कितनी शक्ति खर्च होगी, तो वे शक्ति कितना आएगा P डैश, और P डैश बराबर कितना आएगा P डैश, फॉर्मूला ये आएगा, ये V डैश हो गया, ठीक है, इसको मैं V डैश कर देता हूं, तो मिटा देता हूं, ये कौन सा है V डैश कितना हो गया 110 वोल्ट, तो P डैश बराबर V डैश का स्क्वायर अपॉन R, ये वाला फॉर्मूला, ये होता फॉर्मूला, तो यहां से अप्लाई कीजिए, तो P डैश कितना आएगा 110 इंटू 110 अपॉन 484, इसको सोल्व करें, देखिए क्या आता है, लगभग आप सोल्व कर लेना, छोटी इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि मल्टीप्लाई करके आप देख लें कितना आ सकता है, इसको 11 इंटू 11 अपॉन ये 22 इंटू 22 हो गया, 22 इंटू 22 इंटू 10 इंटू 100 इंटू 100 हो गया, इंटू 100, तो 2 आया 2 to 4 आ गया, तो कितना आएगा 100/4, तो कितना आया P डैश इक्वल्स टू 25 है, दिस इज द आंसर, तो ये इसका आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया कि आपको जो बल्ब दिया गया है उस बल्ब का वाट आपको मालूम है और कितने वोल्ट तक वो अप्लाई कर रहा है वो आपको मालूम है, तो यहां से इन दोनों से ये दोनों डाटा आपको बल्ब का प्रतिरोध बता देंगे, बल्ब का प्रतिरोध इतना आ गया, जब इतने ओम का प्रतिरोध बल्ब का है
और इतना वोल्ट उस पर अप्लाई किया जाता है, तो शक्ति खर्च कितनी होगी, इस फॉर्मूले के द्वारा शक्ति व्यय कितना होगा इस फॉर्मूले के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इजी सा था, क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। एक न्यूमेरिकल हमें और कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, एक एग्जाम्पल और करते हैं ताकि हमें अच्छे से और चीजें समझ में आए। तो ये आज के जो टॉपिक पढ़ाया उसके बेस पर था। यदि हमने थ्योरी को पढ़ा है, थ्योरी को अच्छी तरह से समझ लिया है, तो न्यूमेरिकल में कहीं कोई दिक्कतें नहीं आने वाली, कॉन्सेप्ट वहीं से निकल कर आएंगे। थ्योरी पढ़ने के पश्चात न्यूमेरिकल करेंगे तो हर चीज समझ में आएगी, क्योंकि थ्योरी का कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल से निकलता है, क्लियर होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर दिया हुआ है 5.14 का, 5.14 है और इसमें इस प्रकार इस पर दिया हुआ है, इस प्रकार से ये 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसका E1 है 9.0 वोल्ट है एंड इसका E2 है, ये आपको दिया हुआ है 6 वोल्ट, दिया हुआ है 6 वोल्ट, इस प्रकार से इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा तो करंट ऐसे जाएगा इसके अंदर। तो आपको क्या याद करना है, इसके अंदर धारा का मान है, परिपथ प्रवाहित धारा का मान, धारा का मान है, इसमें क्या याद करना, धारा, यानी E1 कितना दिया हुआ है 9.0 वोल्ट, E2 कितना दिया हुआ है 6.0 वोल्ट, R1 कितना दिया हुआ है 2 ओम, R2 कितना दिया हुआ है 4 ओम। क्या याद करना, धारा आई याद करना। सबसे पहले कॉम्बिनेशन देखिए, कॉम्बिनेशन को देखने से पता लगा क्या जुड़ा हुआ है, प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, इन दोनों में से ये प्रतिरोध जुड़ा है, यांत्रिक प्रतिरोध नहीं है, यांत्रिक प्रतिरोध नहीं, बाह्य प्रतिरोध है। इसका मतलब दोनों कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम, दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। दूसरा, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं लेकिन ये दोनों की समान ध्रुवता विकसित हुई है, इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस और इसका भी प्लस है। तो सॉल्यूशन देखिए, श्रेणी क्रम, अतः तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य विद्युत वाहक बल, क्योंकि हमें तुल्य विद्युत वाहक बल निकालना पड़ेगा, ई इक्विवेलेंट, और श्रेणी क्रम का तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होता है, उसमें जुड़े सभी विद्युत वाहक बल का योग होता है, लेकिन यहाँ पर समान ध्रुवता वाले आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए माइनस हो जाएगा। माइनस किसमें से हो जाएगा, जो बड़ा है, बड़ा कौन सा है, E1, E1 माइनस E2 इक्वल्स टू कितना आ गया, कितना आ गया 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 3 वोल्ट। और कुल प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R बराबर कुल प्रतिरोध उसमें कितना है, R1 प्लस R2 कितना आएगा 2 प्लस 4 बराबर 6। धारा क्या होता है, धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल, धारा बराबर क्या है, कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध, धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। तो धारा आई, कुल विद्युत वाहक बल कितना है 3, कुल प्रतिरोध कितना है 6, 1/2 तो 0.5 एम्पीयर। आई बराबर कितना आ गया 0.5 एम्पीयर। ओके, क्लियर हुआ। इस प्रकार से इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। इसको आप चेक कीजिए, बड़ा इजी सा था, थोड़ा सा समझना था कि इसमें हमें क्या दिया और क्या हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो क्लियर हुआ। सेलों का संरचना आपको देखना था कि दोनों सेल किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, उसके साथ इसको आप फाइंड आउट करना है।
पीछे का एक क्वेश्चन में और करवा रहा हूं आपको, इसको मिटा देता हूं, उसके बाद में स्टॉप करते हैं। क्लियर हुआ होगा आपको ये? तो जो न्यूमेरिकल आपको करवाए जा रहे हैं उनको आप एक बार फिर दोबारा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल वाला आएगा वो इसी प्रकार का आएगा, इसलिए आप इनको अच्छे से समझ लीजिए, तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन नंबर 5.8 इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्लेटिनम प्रतिरोध के, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन को लिख नहीं रहा, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। प्लेटिनम प्रतिरोध के तापमापी के प्लेटिनम की तार का प्रतिरोध हिमांक पर 500 में, हिमांक का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैं हिमांक लिख दूं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी T क्या है, T1 बराबर क्या हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर R0 बराबर कितना दिया हुआ 5, ये दिया हुआ। दूसरा भाप बिंदु पर, यानी कि T2 हो गया और T2 कितना हो गया 100, भाप कितना पर होता है 100 पर, पानी भाप का बनता है 100 पर, तो 100 पर कितना हो गया R100 बराबर आ गया 5.23 ओम। जब तापमापी को किसी तप्त ऊष्मक में प्रवेश करवाया जाता है तो प्लेटिनम की तार का प्रतिरोधक, प्लेटिनम की तार का प्रतिरोध RT किसी टेम्परेचर पर, किस टेम्परेचर पर हो जाता है 5.795 ओम हो जाता है। ऊष्मक का ताप ज्ञात करो, किस टेम्परेचर पर ऐसा होता है, तो टेम्परेचर ज्ञात करना चाहिए, यानी किस T पर, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 5 ओम, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध यह आ गया, लेकिन किसी टेम्परेचर, अगर कोई टेम्परेचर ऐसा रखा गया कि उसमें प्रतिरोध इतना हो गया, तो ये टेम्परेचर कितना ये हमें बताना है। सूत्र देखो हमने क्या निकाला था, सूत्र हमने निकाला था RT, क्या निकाला था RT बराबर है R0 1 प्लस अल्फा, और डेल्टा T कितना था डेल्टा T, और डेल्टा T T1 माइनस है T0, T1 माइनस है T0 था, तो ये था, तो यहां से T की जगह 100 लिख देंगे, यहां R100 बराबर R0 बराबर R0 1 प्लस अल्फा, और ये आएगा T1 T2 माइनस है T2, ठीक, या इसको हम करें R100 इक्वल्स टू, इसको इधर ले आओ, इसको खोल लेता हूं, R100 इक्वल्स टू R0 1 प्लस R0 अल्फा, और T2 माइनस T2 कितना था 100 माइनस है 0, T1 क्या है 0, या इसको इधर ले आओ, तो R100 माइनस R0 इक्वल्स टू कितना आएगा R0 अल्फा, अल्फा क्या गुणा का ताप गुणा का इनटू क्या आएगा 100, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर T टेम्परेचर पर नहीं होता है, T टेम्परेचर पर हमारा फॉर्मूला ये तथा T ताप पर ये होता है, तो RT इक्वल्स टू R100, और ये आ गया 1 प्लस अल्फा T2 तो कितना है T माइनस है 0, या RT इक्वल्स टू क्या आएगा R0 प्लस R0 अल्फा T, या RT माइनस R0 इक्वल्स टू
आर नॉट अल्फा टी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए, हमें क्या याद करना है, टी। क्या क्या किया, अल्फा हटाना, अल्फा नहीं, अल्फा इसमें भी बैठा है, अल्फा इसमें भी बैठा है, तो अल्फा हटाने के लिए हमें क्या करेंगे, अल्फा हटाने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 1 का भाग लगा देंगे। समीकरण 2 डिवाइड बाई समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आर टी माइनस आर जीरो अपॉन आर 100 माइनस आर नॉट इक्वल्स टू क्या आएगा, आर नॉट अल्फा टी अपॉन आर नॉट अल्फा इंटू, आर नॉट अल्फा से अल्फा कट गया, अब हमारे पास क्या बच गया, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर 100 माइनस आर नॉट इक्वल्स टू क्या बच गया, टी अपॉन 100 बच गया। इसको हमें सोल्व करना है। अब चलते हैं आगे और इजी वे में आप इसको सोल्व कर पाएंगे। देखिए इनकी वैल्यू पुट करो, आर टी कितना था, ये 5, तो ये लेगा, मैं लिख रहा हूं 5.2, इधर से स्टार्ट कर रहा हूं 5 आर टी की वैल्यू पुट करो 5.795 माइनस आर जीरो 5 अपॉन आर 100 5.23 माइनस आर नॉट कितना है 5 इक्वल्स टू टी अपॉन 100 दिख रहा है आगे आपको, टी अपॉन 100। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये हो जाएगा 579.5 माइनस 500, 579.5 माइनस 500 इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा 5.23 टी माइनस 5 ये कितना बच गया, 500 से माइनस करेंगे तो आएगा 79.5 इक्वल्स टू 79.5, चेक कर लेना ये चीज आ जाएगी, इसको करेंगे तो आएगा 0.23, ये आ रहा है यहाँ t इक्वल्स टू 79.5 अपॉन 0.23, यहाँ t इक्वल्स टू कितना आएगा 7950 अपॉन 23। इसका देख लेना आंसर जो भी आएगा वो चेक कर लेना, कैलकुलेशन आपको करनी है, इसमें कैलकुलेशन आपको करनी होगी। ओके, तो इसको आप चेक कर लेंगे तो आपको पता लग जाए कितना आएगा, लगभग 345, इसका टी आप आ रहा है 345 पॉइंट, इसको सोल्व करेंगे आप 65 डिग्री सेंटीग्रेड, टी की वैल्यू आएगा पॉइंट आ गया डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज द आंसर। तो इस प्रकार से आप करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये फाइनल फॉर्मूला किसी टेम्परेचर पर चालक का प्रतिरोध इस फॉर्मूले के द्वारा वेरी करता है। तो जब 100 है तो ये वाला फॉर्मूला है, जब टी है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फिर हमें देखना है कौन से अननोन है जिसको हमें कैंसिल करना है, यहां से हमेशा कर पाएंगे। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही कर पाएंगे। तो कल के लिए हम जो स्टार्ट करेंगे वो न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे, तो आप जरूर पढ़ के आए एंड फॉर्मूलेज उसको देख के आए। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।